जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 की पॉलिटी को शुरू किया था और उसमें से कुछ टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि तो विविधता क्या होता है, और एक कहानी के माध्यम से हम लोगों ने उसके बारे में जाना। आगे हम लोग जो है सो एक एटलस की सहायता से विविधता के कुछ उदाहरण को देखेंगे, जैसे लद्दाख का उदाहरण लिया गया है और केरल का। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भारत का नक्शा जरूर खोल लिया होगा अपने एटलस में, और उसमें आपको दोनों क्षेत्र को ढूंढना है, लद्दाख और केरल। ये दोनों कहाँ पर स्थित है, इसकी भौगोलिक स्थितियाँ क्या है, वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इसका आपको सूची भी बनाना है, और ये किस तरह से प्रभावित करती है ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको क्लिक करके आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, जिससे आपको नया नया वीडियो जो भी अपलोड किया जाएगा आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगा। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आगे क्या दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, हम विविधता को किस तरह से समझेंगे। तो इस यहाँ पे कुछ दिया गया है कि किस तरह से जब 200-250 साल पहले रेलगाड़ी, हवाई जहाज, कार, बस ये नहीं हुआ करते थे, तो लोग किस तरह यात्रा करते थे और किस तरह से एक जगह के लोग दूसरे जगह जाते थे। तो वहाँ की संस्कृति और पुराने संस्कृति के मिश्रण से एक नई संस्कृति किस तरह से उदय उत्पन्न होती थी, उसके बारे में इसमें समझाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको लद्दाख और केरल के दो उदाहरण के जरिए कुछ समझाने की कोशिश किया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। यहाँ पे आपको दिख रहा है लद्दाख। लद्दाख आपको भारत के नक्शे में जब उत्तर की ओर जाइएगा तो सबसे ऊपर में आपको लद्दाख मिलेगा। यहाँ पे ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान है, और इसे भी हम रेगिस्तान की श्रेणी में इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ बारिश एकदम न्यूनतम होती है, ना के बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रेत वाला इलाका है वो सिर्फ ही रेगिस्तान है, ऐसा नहीं है। रेगिस्तान हम उस इलाके को कहते हैं जहाँ पे बारिश एकदम न्यूनतम हो, बारिश हो ही नहीं, और वहाँ पे पेड़ पौधों का अभाव पाया जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। उम्मीद है कि आप अपने एटलस में खोज लिए होंगे लद्दाख राज्य। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है, और यह इलाका हर हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पानी पीने के लिए जो पानी है, इसके लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ये जो लद्दाख है जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर खेती ना के बराबर होती है क्योंकि यहाँ पे बारिश होती नहीं है, और यहाँ के जो लोग हैं वो गर्मी के दिनों में पीने के पानी के लिए जो बर्फ पिघलती है उस पर निर्भर रहते हैं, और यहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी कम उगते हैं। आगे दिया गया है यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिसे जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। उस बकरी से पश्मीना नाम का ऊन मिलता है इन लोगों को। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल काफ़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। हालांकि पश्मीना भेड़ जो बकरी जो पाला जाता है वो लद्दाख में पाला जाता है ज़्यादातर, लेकिन पश्मीना शाल जो बुनी जाती है वो जम्मू कश्मीर में ही बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना होता है, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी, याक होती है।
आगे दिया गया है, रेगिस्तान होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। ऐसा क्यों? आप देखिएगा कि यहाँ से चीन भी जुड़ता है, यहाँ से अफगानिस्तान जुड़ता है, और यहाँ से जो रास्ता है अभी भी रिसेंट में चीन के द्वारा सीपैक ऐसा कुछ रास्ता बनाया गया है जो कि पाकिस्तान उसमें सहयोग कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ से काफ़ी एकदम व्यापारिक रास्ता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। उसके बाद लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ है? केसर सागा, ये काफ़ी प्रचलित है लद्दाख में। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। उसके बाद इसमें बताया गया है, एक ये फैक्ट है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो इस्लाम धर्म के यहाँ के लोगों से जो परिचय हुआ वो करीब 400 साल पहले हुआ था, और अभी वर्तमान में काफ़ी अच्छी खासी संख्या में मुसलमान यहाँ निवास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग केरल के बारे में जानते हैं। केरल दक्षिणी भारत का एक राज्य है जो कि भारत के दक्षिणी पश्चिम कोने में बसा हुआ है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। मसालों के लिए ये राज्य काफ़ी प्रसिद्ध है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखा था कि कालीकट बंदरगाह जो था वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में। चलिए आगे इसमें क्या है देखते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय सेंट थॉमस को ही जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। केरल में मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी, ऐसा किसने कहा है? तो इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। उसके बाद है कि वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। सबसे पहले भारत जो आया था यूरोप से समुद्र के रास्ते, वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा ने ही समुद्री रास्ते की खोज किया था, जो कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म आदि शामिल है। तो इतने सारे धर्म जो आए हैं वो किस तरह से आए हैं? तो लोग व्यापार करने आए थे, वहाँ के प्रचलन संस्कृति भी अपने साथ में लेकर के आए, और वहाँ के संस्कृति और यहाँ के संस्कृति में जो मेल हुआ है उसके कारण से यहाँ के कुछ जो लोग हैं वो इन सभी धर्मों को मान्यता देने लगे और एडॉप्ट कर लिए। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं।
तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं, जिसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। आगे दिया गया है कि केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी, चावल ये सभी खान पान में यूज करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल अलग है। एक पहाड़ी इलाका है, दूसरा जो है सो तटवर्ती इलाका है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। एक तरफ जो व्यापारी आते थे उसके रास्ते से व्यापार करते थे, इसलिए उसका संस्कृति फला फूला, अलग अलग संस्कृतियों का वहाँ समावेश हुआ। और दूसरा, केरल में भी व्यापारिक हस्तक्षेप के कारण ही वहाँ अलग अलग संस्कृतियों का जन्म हुआ, अलग अलग संस्कृतियों का पनपना शुरू हुआ। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ऊन के लिए व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। वहाँ के खान पान, वेशभूषा, संस्कृति, ये सभी का संबंध जो है सो इतिहास और भूगोल से जरूर होता है। इतिहास और भूगोल ही इन सभी तत्वों को निर्धारित करता है। आगे दिया गया है कि विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। तो इसमें इतना कहा गया है कि हम कहीं भी जाते हैं तो अपनी संस्कृति लेकर के जाते हैं और जहां जाते हैं उस क्षेत्र की संस्कृति को हम सीखते हैं, एडॉप्ट करते हैं। और ये जो संस्कृति का आदान प्रदान होता है ये यात्रा से ही संभव होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, व्यापार के लिए या फिर विस्थापन के द्वारा, यानी एक जो घर यानी परिवार है वो दूसरे इलाके में जाकर के बसने के लिए गया हो या कुछ भी रहा हो। तो आदान प्रदान जो संस्कृति का होता है, जो हम लोग का रहन सहन है, इसका आदान प्रदान ये सभी यात्रा के द्वारा ही फलता फूलता है। आगे दिया गया है विविधता में एकता। विविधता में एकता हमारे भारत में काफ़ी प्रचलित है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। भारत में काफ़ी विविधताएं हैं, भौगोलिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, अनेकों विविधता मौजूद है हमारे भारत में। लेकिन इस विविधता को भारत की ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल हुए थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन चलाया, इकट्ठे जेल गए, सभी लोग मिलकर एक साथ जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितना भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। आगे जो है सो एक कविता दिया गया है जो कि भारतीय जननाट्य संघ के द्वारा ये लिखा गया है। ये आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे
अपना प्यारा तिरंगा लहरा रहा है और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू संबोधित कर रहे हैं सभा को। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। ऊपर में जो एक दोहा कह लीजिए, गीत कह लीजिए, यह गीत अमृतसर में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जान गई, जो उनमें से उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग इतिहास के चैप्टर में इसको अच्छे से कवर करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना किया गया। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, जवाहरलाल की किताब है एक भारत की खोज, इसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया, इसने विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। आगे एक बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, यह भी एक जो है सो एकता का वर्णन करता है और विविधता को दर्शाते हुए एकता का वर्णन करता है। और किस तरह से करता है इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। और आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ अभ्यास दिया गया है, इसे आप लोगों को करना है। उसके बाद आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट